हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मध्यकालीन भारतीय सभ्यता की क्या स्थिति थी और मध्यकालीन भारतीय सभ्यता में किस किस चीज़ों का जो है बेखूबी विकास देखने को मिला है और कौन कौन से धर्मों का जो है उदय हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था मध्यकालीन भारतीय सभ्यता के बारे में समझना। चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारतीय सभ्यता किस प्रकार की थी। पिछले हमने जो अध्ययन किया था, पहला अध्याय, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया था, समझाया था। बेशक ये संक्षिप्त थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उसके बाद जो है 8वीं और 10वीं सदी के बीच राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक लंबा दौर रहा। कहते हैं जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ, हर्षवर्धन शासन खत्म हुआ, तो 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच मध्य जो थी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक लंबा दौर सा शुरू हुआ। और इस दौरान अनेक राज्यों ने वर्चस्व के लिए संघर्ष किया। हर कोई अपना वर्चस्व साबित करने पे तुल था और हर कोई अपने आप को पावरफुल बनाने के संघर्ष में जुटा हुआ था। उत्तर भारत में पाल, परिहार और राष्ट्रकूट के 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे। उत्तर भारत में 3 राज्य थे, पाल, परिहार और राष्ट्रकूट। कहते हैं चौहान, परमारो इत्यादि के राजपूत वंशों में छोटे छोटे राज्य और जागीरों की स्थापित किया। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि चौहान, परमारों ने जो है राजपूतों वंश में छोटे छोटे राज्य और जागीरों से स्थापित किया। और दक्षिण में देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में चोल वंश का प्रभुता था। दक्षिण में देखा जाए तो चोल वंश का जो है अपना दबदबा था। राजनीतिक एकाधिकार के विखंडन की स्थिति जो है महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों के लिए बेहद उपयुक्त थी और मोहम्मद गजनवी ऐसा ही किया। कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने जाने कितने बार भारत पे आक्रमण करके जो है भारत की खजानों को लूटा और सदैव अपना एक गुलाम यहाँ पर छोड़ के जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। पश्चिम और मध्य एशिया अनेक विजय के बाद जो है महमूद के भारत की तरफ रुख भी किया और भारत पर उसके आक्रमण की शुरुआत सितंबर 1000 ईस्वी में हुई। इसके बाद उसने जो है पंजाब, कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और फिर गंगा के उर्वरक मैदानी इलाकों पर हमले किए। देखिए मोहम्मद गजनवी ने बहुत महत्वपूर्ण विजय हासिल किया और इसकी शुरुआत जो हुई 10वीं शताब्दी में हुई, यानी 1000 ईस्वी पूर्व में जो है उसने पंजाब, कश्मीर और पूर्वी राजस्थान पे जो है बार बार हमला करके यहाँ के जो है धन दौलत और जो है राजशाहियों को लूटा। बहरहाल महमूद की दिलचस्पी भारत पर शासन करने में नहीं था। देखिए मोहम्मद गजनवी का जो था भारत पर शासन करने का कभी भी उसका दिलचस्प नहीं था। इसलिए जब भी भारत आता था भारत खजाना को लूटता था और यहाँ से घोड़े भर भर के खजाना लेके चला जाता था और साथ में अपना एक गुलाम जो है भारत में छोड़ जाता था। कहते मोहम्मद गजनवी ने कई बार जो है भारत पर आक्रमण किया और भारत को इसी तरह लूट के लेके चला गया और जब भी जाता एक गुलाम शासक को यहाँ छोड़ जाता, लेकिन उसका कभी दिलचस्प ये नहीं बना कि भारत में वो अपना शासन को स्थापित करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। यदि बात हम करें राजनीतिक क्रम की तो देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद यहाँ पर तुर्क आए। मोहम्मद गजनवी की जब हमला खत्म हुआ, जब उसकी शासन खत्म हुआ, तो तुर्क जो है भारत पे आए और 13वीं सदी तक तुर्कों ने उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अपना शासन कायम कर ही लिया था। उन्होंने दिल्ली की राजधानी बनाकर जो है शासन किया और वे सुल्तान नाम से जाने जाते थे, यानी उस समय उनको सुल्तान कहते थे। उनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में उनका बेखूबी राज था और खिलजी और तुगलक जैसे ताकतवर राजवंश एक के कर एक आए। उन्होंने जो है ज़्यादातर शासकों में मंगोल के हमलों का सामना करना पड़ा। मंगोल उस समय बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और मंगोल बार बार जो है भारत पर आक्रमण किया करते थे। और इसका सबसे कच्चा चिट्ठा सबूत जो था बलबन की रक्त नीति थी। लो रक्त नीति आपने जाना भी होगा, वो मंगोल के आक्रमण के खिलाफ ही उसने अपनाया था। जब मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, डाकू बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो कहते हैं बलबन ने ये नीति अपनाई कि उनके बॉडी को जो है उसमें से हड्डियाँ निकाल के उसमें भूसा भर के चौराहों पर लटका देते थे, जिसके वजह से हमलावर ने इस क्षेत्रों में आना ही छोड़ दिया। तो इसे हम लो रक्त नीति के नाम से जानते हैं।
और ये मंगोल के हमलों के खिलाफ किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस बीच दक्षिण में विजयनगर और बहनामी के दो शक्तिशाली राज्य राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। विजयनगर के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसको स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और साथ में बहनामी भी जो थी, वो भी इन दोनों के साथ लगे हुए एक कहते हैं वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में ये दोनों के दोनों जो थे लगे हुए थे। 16वीं सदी की शुरुआत में मंगोलों के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कर दी। कहते हैं जब 16वीं शताब्दी में मुगल भारत में आए तो एक नई जीवन का शुरुआत हुआ। कहते हैं राजनीतिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य का जो है सुदृढ़ीकरण हुआ, और इससे पहले एक लंबे अरसे से नहीं देखा गया था। राजनीतिक एकीकरण और लंबे अरसे तक शांति और स्थिरता से आर्थिक प्रगति और खुशहाली आ गई। कहते हैं जनजीवन में काफ़ी खुशहाली आई जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सामाजिक जीवन में और धार्मिक क्रियाकलापों में, आस्थाओं में और परंपरा सविष्णा तथा जो है सौहार्दपूर्ण साहित्य पर आधारित कला की विभिन्न विधवाओं में यह संश्लेषण का भी दौर था। तो कहते हैं 16वीं शताब्दी में काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जो हर चीज़ों के लिए पर्याप्त था। दिल्ली सल्तनत और जो है मुगल साम्राज्य जैसे केंद्रीकृत साम्राज्यों को समांतर अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय और प्रांतीय स्वतंत्र शासक वंश भी रहे। इनमें बंगाल का इलाहाबाद शाही और हुसैन शाही वंश के जो है असम और अहोल उड़ीसा के जो है गणपति वंश, राजस्थान के मेवाड़ा और मारवाड़ वंश के जैनपुर के शाकिब वंश शामिल थे। तो काफ़ी वंश जो है भारत पर इस समय जो है अपना राज्य स्थापित करने में सक्षम थे। और इस स्वतंत्र वंशों के शासनकाल में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय अस्मिताओं का साथ यहाँ की भाषा, साहित्य और संस्कृति का भी काफ़ी विकास देखने को मिला। तो कहते हैं कोई भी राजवंश आता है तो अपने साथ नए नए रूल रेगुलेशन लेके आता है, और देखो भी ऐसा ही हुआ भारत में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राजनीतिक संस्थाएं। देखिए कहते हैं तुर्कों और मुगलों के आगमन से जो संप्रभुता और शासन के नए विचार आए। सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था की इस्लामी परिकल्पना में राजशाही के लिए स्पष्ट रूप से कोई वैधानिक स्थान नहीं है, क्योंकि इस्लामी राज्य व्यवस्था बराबरी पर आधारित थी। कहते इस्लामी राज्य व्यवस्था जो थी बराबरी पर आधारित थी, लेकिन उमैया और अब्बासी खिलाफत, इसके बारे में हम पीछे खंडों में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कहते हैं पश्चिमी जो एशिया में सत्ता का बंटवारा सुल्तान और ताकतवर तुर्क सरदारों और कुलानों के बीच हुई। कहते हैं सत्ता का जो बंटवारा था वो आपस में किया। किसने किया? सुल्तान और ताकतवर तुर्क सरदारों ने। लेकिन बलबन के शासनकाल में सुल्तान का रुतबा इतना ऊंचा हुआ कि वह राज्य और शासन के तमाम मामलों में निरंकुश अधिकारी बन गया, और तुर्क कुलीनों के ताकत में खासी कमी आ गई। मुगलों ने राजा की ताकत और रुतबे को जो है भली भूति बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो ये राजनीतिक संस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौर थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगलों ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नई चीज़ें जोड़ी। दिल्ली सल्तनत में सैनिक कमांडरों को जो है इक्ता दिया जाता था, और इक्ता क्षेत्रीय इकाई होती थी, लेकिन इसका धारकों के ज़मीन का मालिकाना हक नहीं सौंपा जाता था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इक्ता प्रणाली के अंदर कहते इक्ता क्षेत्रीय इकाई दी जाती थी, लेकिन उनको मालिकाना अधिकार नहीं दी जाती थी। अपने क्षेत्र के राजस्व पर उनका नियंत्रण बेशकली था, और ये राजस्व जो है कितदारी की अपनी ज़रूरतों और उसके सैनिक जरूरतों पूरा करने के लिए भी जरूरी था। उससे क्या हुआ, अपेक्षा की जाती थी कि सुल्तान अब भी आदेश करेगा और वो अपने सैनिक से उसे सैन्य सहायता भी देगा। बहरहाल पहले से मौजूदा ज़मीन के नियंत्रण का ढांचा और गांव के पदाक्रम में कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय में। मुगलों की प्रणाली ज़्यादा व्यापक थी। राजस्व और भूमि लगान पर उनका नियंत्रण ज़्यादा गहरा था, जो गांव के स्तर तक जाता था। कहते मुगलों ने मान सेवादार बहाल किया, जो सैन्य और नागरिक जिम्मेदारी निभाता था। मान सब वास्तव में ओहदा एवं रुतबा होता था, जो कि अधिकारियों की योग्यता और उनके अधीन सैनिक की संख्या पर आधार पर तय होता था। कितने सैनिक जिनको दी जाती थी उनका ही मान व्यवस्था दी जाती थी। यह इक्ता के मिला जुला ही था, सिवा इसके कि इक्ता में प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सम्मिलित की गई थी, लेकिन जागीर में नहीं।
कहते हैं मुगल शाही व्यवस्था जो है मांसहदारी और जगदाई प्रणाली की निबंध कामकाज पर काफ़ी आधारित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था इस समय में। उसके पश्चात आता है अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं दिल्ली सल्तनत और साथ ही मुगल साम्राज्य किसानों की कृषिगत उत्पादन के जो है अधिशेष था, जिसकी वसूली राजस्व के रूप में की जाती थी उस समय। मुगल साम्राज्य में खासकर अकबर के शासनकाल में राजस्व वसूली की पद्धति में दूरगामी परिवर्तन किए गए थे। अब राज्य और किसान या जागीरदारों जैसे जो है भूस्वामी वर्ग के साथ कोई मनमाना संबंध नहीं रहा। जमीन की अब जो है पैमाइश की गई और उसके रकबों के मुताबिक भू राजस्व निर्धारित किया गया। जमीन की उर्वरता का भी हिसाब रखा गया और उसके बाद जो है बाजार की तत्कालीन कीमत के आधार पर उत्पादन में राज्य के हिस्से का नगद मूल्य आंका गया और इसी अनुरूप नगद के रूप में राजस्व तय भी किया गया। और यह कृषि के जो है वर्गीकरण के दौर था और राज्य नकदी फसल को बढ़ावा देता था और राज्य ने इस इलाकों में भी खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जहां उस वक्त तक खेती नहीं होती थी या जहां जंगल थे। उसने उद्यमी किसानों को जो प्रोत्साहन किए और राज्य ने फसल नष्ट होने पर कर्ज भी दिए और राजस्व वसूली में राहत भी दी गई, जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और ये सारे मुगल साम्राज्य में हमें बखूबी देखने को भी मिला। यदि बात हम करें गुप्त वंश के बाद, देखिए गुप्त वंश के बाद जो था व्यापार और वाणिज्य में बहुत गिरावट देखने को मिला, क्योंकि ये ऐसा दौर था जहाँ पर व्यापार और वाणिज्य जो थी बहुत काफ़ी जो हताशा का जो है माहौल पैदा कर दिया और इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। देखा जाए तो कहते हैं इसमें गिरावट तो आई, बट इसमें बहुत काफ़ी सुधार भी किया गया। एक लंबे समय तक गिरावट सहने के बाद शहरी केंद्र जो है काफ़ी फले फूले। देखा जाए तो एक लंबे समय तक गिरावट जो है देखा गया व्यापार में, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी फली फूली और इस नए शहरीकरण के कारण जो है 13वीं और 14वीं सदी में व्यापार में काफ़ी इजाफा देखने को मिला और इन शहरी केंद्र को जोड़ने वाला सड़कों का एक बड़ा जाल अस्तित्व में उस समय आया। इसने व्यापार में काफ़ी मदद की। कहते हैं दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद और सूरत, कैबोज जैसे शहरों का महत्व भी उस समय पंजाब से पश्चिम और मध्य एशिया के बाज़ारों में जो है माल भेजे जाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे क्षेत्रों में जो है और पंजाब के पश्चिमी और मध्य एशिया के बाज़ारों में सामानों को जो है भेजे जाने लग गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुगलों ने जो राजनीतिक स्थिरता और अपेक्षाकृत शांति का वातावरण कायम किया था, उसे साम्राज्य के किन्हीं दो शहरों के बीच का सतर ऊंचा था और इसमें जो है ईमानदारी बरती जाती थी। सेठ बेहारा और जब मोदी लंबी दूरी का व्यापार करते थे, यानी 3 बंदे जो थे उस समय व्यापार में काफ़ी संलग्न थे, चाहे सेठ हो, बेहरा हो या मोदी हो। कहते लंबी दूरी का व्यापार किया करते थे, जो खासकर खाद्य पदार्थों का व्यापार किया करते थे। शराब या शरफ जो है मुद्रा बदलने वाले थे और हुंडियाँ जारी करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय था। हुंडी को एक जो है साख पत्र थी जिनकी अदायगी बाद में एक तय जगह पर की जा सकती थी और इसने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मालों को ले जाने लाने में काफ़ी मदद की, क्योंकि इतने दूरी के इलाकों में सामानों को ले जाना और सरल बनाना काफ़ी जो है गुप्त वंश के अंतर्काल काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये जरूरी भी थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, संस्कृति और धार्मिक जीवन इस समय के दौरान। कहते हैं धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकाल में परंपराएं आपस में बहुत जो है मिली जुली। तो देखा जाए परंपराओं का जो है मिलन मिलाप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है परिस्थितियां इस समय पैदा हो गई थी। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन इसके मिसाल हुआ करते थे और भक्ति आंदोलन ने जो है व्यक्तिगत उपासना और भक्ति के भगवान के साथ जो है आत्मसात होने पर काफ़ी जोर दिया। तो देखा जाए तो इस समय भक्ति आंदोलन जो अपनी चरम सीमा पे थी और यहाँ पर भक्ति आंदोलन ने जो भगवान के साथ आत्मसात करने की पुरजोर कोशिश किया गया और यह आम लोगों के जो है राजमर्रा ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ भी गया और लोग जो है अपने जीवन में इसको उतार भी लिया।
इसमें जो है कर्मकांडों और बलि की जगह जो है शुद्धता और भक्ति पर काफ़ी जोर दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के एकाधिकार पर जो सवालियत निशान लगाए, यानी ब्राह्मणों के एकाधिकार पर जो है सवालियत निशान लगाए गए। कहते हैं रामानंद, कबीर और रविदास और मीराबाई और गुरु नानक जो है तुकाराम और चैतन्य जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने जो है जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी जारी है। यानी देखा जाए तो भक्ति कालीन के अंतर्गत जो मुख्य संत थे वो थे रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक देव जी और तुकाराम और चैतन्य। कहते इन्होंने बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया जन चेतना को जगाने में, और ये महत्वपूर्ण भी थी। कहते हैं इनके प्रभाव जो है डाला जो आज भी लोगों पे चढ़ा हुआ है, और इसमें से कई संत ऐसे थे जिनको बड़ी संख्या में भक्त बन गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए ये ऐसे संत थे जिनके कहते हैं हजारों लाखों में जो थे इनके भक्त थे। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक जी का जो है पंजाब के लोगों पर गहरा असर पड़ा, और पूरा पंजाब जो था गुरु नानक देव जी के प्रभावों से जो है काफ़ी लबालित हो गए। उनके भक्तों का एक अलग ही पंथ बन गया जो सिख धर्म कहलाए, और इस पंथ को मानने वाले लोगों को जो है सिख कहा जाने लगा। और इसी तरह सूफियों ने भी जो है अकीदत या प्यार पर जोर दिया, और उन्होंने सहिष्णुता और करुणा पर जोर दिया। सूफी खासकर चिश्ती सिलसिला के सूफी राजपाट और पार्थिव और भौतिक चीज़ों से काफ़ी दूर रहते थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस समय सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो गुरु नानक देव जी का पड़ा, जो पंजाब के लोगों ने उनको जो है काफ़ी महत्व दिया और काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया, और उन्होंने भक्तों का अलग ही पंथ बना दिए जिनको सिख धर्म के नाम से जाना गया। और जो लोग इस धर्म को मानते थे, जिनको ये पंथ थे, वो सिख कहलाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो सूफी में भी काफ़ी जो है तरक्की देखने को मिला, और काफ़ी जो है इनके भक्त भी देखने को मिले। देखा जाए तो उन्होंने बेहद जो है सादी जिंदगी बिताई। कहते हैं सूफी संतों ने अपने जीवन में, कहते हैं वो सभी धन दौलत वाली चीज़ों से अपने आप को अलग थलग रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बेहद सादगी जिंदगी बिताई। कहते हैं आसमाजन को दुखों और चिंताओं में भागीदारी निभाई। नतीजतन आम लोग हिंदू मुसलमान दोनों पर उनका ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिला, यानी हिंदू भी उनके अनुयायी हुए और मुसलमान भी उनके अनुयायी हुए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं सूफी संतों की जो प्रभाव था बहुत ही महत्वपूर्ण था, और सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच बहुत ही संपर्क रहा। दोनों ने दार्शनिक विचारों का खूब आदान प्रदान किया गया, और वास्तव में दोनों परंपराओं ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सेतु का काम किया। गुरु नानक जी को भी मानने वाले मुस्लिम भी थे तो हिंदू भी थे, और इन कहते हैं सूफी संत को भी हिंदू भी मानते थे और मुसलमान भी मानते थे। इसलिए देखा जाए तो ये दोनों धर्मों ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है समाज में अपना स्थान स्थापित करने में सफल हो गए। भाषा और साहित्य, कला और वास्तुकला और संगीत नृत्य में भी विभिन्न परंपराओं के जो है संश्लेषण की इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा, जहां फारसी और संस्कृति जैसे कालिस्कों की भाषा काफ़ी फली फूली, और इस काल के उल्लेखनीय विकास जो है क्षेत्रीय भाषा के आगे जो है बढ़ना रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला और संगीत का नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं को संश्लेषण की इस प्रक्रिया का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। और कहते हैं उस समय फारसी और संस्कृति जैसी क्लासिकी भाषा काफ़ी फली फूली, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब हिंदी, बंगाली, राजस्थानी, उड़ीसा और गुजराती जैसे अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवक्ता आई। साहित्य कृतियों में उनका इस्तेमाल होने लग गया, और तुलसीदास का जो है रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जैसी का जो है पद्मावत, बंगाली में लालच की रचना, मराठी में एकनाथ और तुकाराम की रचना इसी काल में लोकप्रिय हुए। तो देखा जाए तो इस समय काल में बहुत से रचना भी हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो थी तुलसीदास का रामचरितमानस, जो ये मध्यकालीन में ही रचना की गई। उसके बाद महत्वपूर्ण थी मलिक मोहम्मद जैसी का पदाम्बत, बंगाली में अलग की रचना, और मराठ में एकनाथ तुकाराम की रचनाएं काफ़ी इस मध्यकाल में जो है लोकप्रिय हो गई।
मध्यकाल में कला और वास्तुकला काफ़ी उस समय फली फूली, क्योंकि वो समय काल था जहाँ पर जो है कला और वास्तुकला काफ़ी चरम सीमा पे थी। मुगलों के काल में शाही कारखानों में तस्वीर तैयार की जाने लग गई और चित्रकारों को शाही खजाने से जो है तनख्वाह और वजीफे मिलते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी मध्यकाल में। कहते हैं चित्रकारी की जो मुगल शैलियों में ईरानी और भारतीय शैलियों की पूरी तरह आत्मसात किया, और यह कुछ हद तक इस कारण भी हुआ क्योंकि इसके शैली की चित्रकार में राजपूताना और गुजरात मलवा इत्यादि उन परंपराओं के तत्व में शामिल भी किया जिसे वे आते थे। कहते हैं दासवंत और मुकुंदर और केशव प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे, और अब्दुल समद और सैयद अली जैसे ईरानी उस्तादों की निगरानी ने ईरानी शैली का जो है समावेश करवाया। पांडुलिपियों वाले जो है अलंकरण मुगल चित्रकारी का एक अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियां थी, जो कि उस समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी चित्रकला जो है मुगल से काल में काफ़ी जो है फली फूली, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी यहाँ पर रखता है। मध्यकालीन भारत में संस्कृति जीवन का एक अन्य मज़ेदार पहलू कहते हैं हिंदू इस्लामी जो है वास्तुकला का उजागर भी था, और इसमें भारतीय संसाधनों विशेषज्ञता और जो प्रतीकों और डिजाइनों को इस्लामी मुख्यतः ईरानी शैली में आत्मसात में किया गया। मेहराब और गुंबद जैसी विशेषताओं को जो है घंटों जो है स्वामित्व को कमल और कलश जैसे हिंदू प्रतीकों के साथ जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता है घंटों स्वामित्व को कमल और कलश ये काफ़ी हिंदू प्रतीक थे जिनके साथ इनको समावेश किया गया। कहते हैं कुतुब मीनार अलाई दरवाज़ा और जो जलालुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसे जो है मुगल तुगलक कालीन विभिन्न स्मारक दिल्ली सल्तनत के काल में वास्तुकला के शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुए। और कहते हैं मुगल काल के स्मारकों में कहते हैं हिंदू इस्लामी शैली की जो है आत्मसात करने की प्रक्रिया ज़्यादा गहरी रही। कहते हैं पाँच महल या बिरबल का महल और दवास्ता खाना जैसे फतेहपुर सिकरी के स्मारक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और सिकंदरा में अकबर का मकबरा और आगरा में जो है दौला का मकबरा बेशक ताजमहल मुगल वास्तुकला की शानदार मिसालें हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे के सारे स्मारक जो है मध्यकालीन का एक सबसे बड़ा यूनिक उदाहरण है, जिसका आज भी जो है नकारा नहीं जा सकता और आज भी हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत है। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र आया है ये कुतुब मीनार है। आप देख सकते हो कि ये पुराने समय में जीता जागता जो है सबूत है जो हमारे आँख के समक्ष है। कहते हैं पुराने समय में इसको बनाया गया तो आज हमें देखने को भी मिल रहा है, और इससे ये बात प्रमाणित होती है कि सारी घटनाएं बेशकली हुई थी, क्योंकि ये प्रमाण तभी हमें प्राप्त होती है जब पुराने समय में घटना घटी होगी। और कुतुब मीनार भी आप देख सकते हो, ताजमहल भी देख सकते हो, ऐसे बहुत से पुराने जो है वास्तुकला हमारे समक्ष प्रस्तुत है जो कहते हैं अनूठा उदाहरण है उस समय काल की। और देखिएगा तो उनको बनाने का जो फार्मूला है, जो विस्तृत टेक्नोलॉजी है, वो आज की टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी उन्नत दर्शाते हैं। तो ये समझ सकते हो कि कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे इन कलाओं को जो है विकास करने में उस समय के जो है वैज्ञानिकों ने कितना अधिक परिश्रम किया होगा। उसके पश्चात देखा जाए तो मध्यकालीन भारत के ज़्यादातर राजाओं ने संगीत का भी संरक्षण किया। कहते हैं संगीत का संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। देखा जाए तो गायन एवं वाद्य संगीत की जो भारतीय प्रणाली का जो है संपर्क संगीत की अरब, ईरानी और मध्य एशियाई परंपराओं के साथ हुआ है। नए राग रचे गए हैं। भक्ति और सूफी परंपराओं ने भी जो है भक्ति संगीत की एक नई शैली की गति दे दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। भक्ति और सूफी परंपराओं ने भक्ति संगीत की एक नई शैली की गति प्रदान कर दिया, और इस तरह स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति जीवन के साथ भारतीय इतिहास का मध्यकाल प्राचीन काल के बाद एक और महत्वपूर्ण एवं शानदार दौर था। तो मध्यकालीन के कहते हैं जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमें इम्पोर्टेंस मिली, उसको नकारा नहीं जा सकता, और ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। सबसे महत्वपूर्ण था कि रामायण की रचना भी इसी काल में हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मध्यकालीन में भारत परंपराओं में कितना महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
मध्यकालीन के अंतर्गत हमने विश्व के हर एक पहलू पर यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक पहलू को जानने की कोशिश किया। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको इसमें कहते हैं अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मन से हेल्प करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों कहते हैं कोई भी टॉपिक इतना आसानी से अगर समझ में आ जाता तो हर कोई ज्ञानी होता। कहते हैं जब तक आप उसको ध्यान से समझिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, और कभी भी ये चीज़ें देखिए या समझिए, तो कहते हैं एकांत होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप यहाँ सुन रहे हो, वहाँ देख रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहते हैं पढ़ाई लिखाई वो चीज़ होती है जो बहुत ही शांत मन से करना पड़ता है, और जिसका मन डिस्टर्ब होता है वो कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं कर सकता है। तो यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि जब भी समझिए, अच्छे से समझिए, शांत मन करके समझिए, और वहाँ पर कोई तरह का जो है शोर शराबा नहीं हो, तभी जो है हर बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर पसंद है, तो आपको जो है दोबारा अगर आप ढूंढना चाहो तो शायद आपको प्राप्त न हो। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये जो होगा आपके मोबाइल में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जब चाहो आप 8th से लेके MA तक के सारे सिलेबस को जो है प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज या क्लास वाइज देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए नहीं, जो लाल आपको सब्सक्राइब दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो उस पर भी आप इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो।